99% बच्चे जो अपने कॉलेज लाइफ में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, उनका बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस होता है कि कॉलेज के बाद उन्हें बहुत ही अच्छे पैसे की जॉब लगने वाली है। ना कि सिर्फ अच्छे पैकेज की जॉब, बल्कि उनको नई जॉब ढूंढने में भी कंपेरेटिवली बहुत ही आसानी होता है एज कम्पेयर टू वैसे बच्चे जिनका कॉलेज लाइफ में कोई भी इंटर्नशिप नहीं लग पाया। और अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसकी 4 साल की इंजीनियरिंग लाइफ में एक भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं लिया किसी भी लाइव प्रोजेक्ट पे, तो तुम्हारा प्लेसमेंट एज कम्पेयर टू वैसा इंसान जिसे की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी मिली थी, बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। तुम्हें प्लेसमेंट्स में लोअर प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। और ना कि सिर्फ प्रायोरिटी, बल्कि मान लेते तुम और तुम्हारा फ्रेंड जिसने की अपने कॉलेज लाइफ में एक भी इंटर्नशिप की थी, दोनों सेम प्रोफाइल और सेम कंपनी में जॉब करते हैं, देन देयर आर हाई चांसेस कि तुम्हारे फ्रेंड की पैकेज तुम्हारे से ज्यादा होगी। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें इंटर्नशिप्स के बारे में क्या पता है। तुम्हें इस बारे में पता है कि नहीं कि कॉलेजेस में इंटर्नशिप कैसे लिया जाता है और उसके बारे में क्या क्या पढ़ाई करना पड़ता है और जनरली क्या मिस्टेक्स करते हैं बच्चे जब इंजीनियरिंग कॉलेज में इंटर्नशिप लेने की बारी आती है। अपने आप को 1 to 5 रेट करके बताओ कि तुम्हें इसके बारे में कितना पता है। पर सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हूं देवांशु राज और इस चैनल पे हम ढेर सारे इंफॉर्मेटिव इंजीनियरिंग रिलेटेड कंटेंट डालते हैं जिससे तुम्हारा भला हो सके, हमारा भला हो सके और समाज के सारे इंजीनियर्स का भला हो सके, तुम्हें अच्छी जॉब मिल सके, तुम्हें अच्छा पैकेज मिल सके और कैसे तुम इंजीनियरिंग लाइफ को अमेजिंग तरीके से जी भी सकते हो और एट द एंड ढेर सारे पैसे कमा सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं एक कहानी से जो कि मेरी खुद की है। जब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो मेरे साथ क्या हुआ था जिस कारण मुझे एक बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी से हाथ धोना पड़ा था। एक ऐसी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जो कि उस वक्त फर्स्ट ईयर के एक बच्चे को 60,000 रुपए दे रही थी। एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए 60-70,000 रुपए बहुत होते हैं और मैंने उस इंटर्नशिप के सभी राउंड्स को क्लियर भी कर लिया था, बट एंड मोमेंट पे आखिरी राउंड में रिजेक्ट हो गया। जानते हैं इस स्टोरी में और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि तुम्हें इस स्टोरी से एंड में बहुत सारी लर्निंग्स मिलेगी जिससे तुम्हें रियलाइज होगा कि क्या चीजें हैं जो कि तुम्हें अपने इंटर्नशिप के टाइम पे नहीं करनी है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि तुम्हें अपने कॉलेज लाइफ में करनी है ताकि तुम्हें अच्छी इंटर्नशिप के साथ साथ एट द एंड एक बहुत ही अमेजिंग पैकेज वाली जॉब मिल सके। मैं बहुत ही एग्जैजरेट करके नहीं बोलता हूँ कि एट द एंड ऑफ 4th ईयर तुम्हें 50 LPA या 1 करोड़ की पैकेज लग जाएगी। अच्छी पैकेज मतलब डिसेंट, यानी कि 7 से 15 LPA के बीच की पैकेज। तो आओ, ये कहानी है मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर की। साल था 2016 और मैं था एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट। मैंने बहुत ही अच्छे से अपने इंजीनियरिंग स्टोरी वाले सीरीज में बताया कि कैसे मेरे लिए IIT कॉलेजेस के लिए ड्रॉप ना करने का डिसीजन कितना डिफिकल्ट था और उसके बाद फाइनली मैं एक कॉलेज में एडमिशन करवाता हूँ। और जब मैं कॉलेज में जाता हूँ तो मेरा पूरा प्लान था कि कॉलेज लाइफ को कैसे अच्छे तरीके से एंजॉय करना है। तो फर्स्ट ईयर मेरा सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट में जाता है। मैं नई चीजें सीख रहा था, नए दोस्त बना रहा था, लोगों को देख रहा था और चीजों को बस एक्सपीरियंस कर रहा था। फर्स्ट ईयर मेरे कॉलेज लाइफ का बहुत ही केयरलेस पीरियड ऑफ टाइम था, क्योंकि मुझे कुछ भी उस टाइम तक समझ नहीं थी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और लाइफ में मैं पहली बार अपने घर से इतने दूर इंडिपेंडेंटली रहने के लिए गया था। तो अपने आप में मेरे लिए वो एक बहुत ही अलग माहौल था। मैं बस नए दोस्तों के साथ घूम रहा था, एंजॉय कर रहा था और कॉलेज लाइफ में थोड़ा सा पढ़ाई भी कर ले रहा था। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि 4 साल बाद कॉलेज के जॉब का क्या सीन होता है। मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज क्या होती है और तो और एकेडमी के अलावा और भी कुछ लाइफ में चीजें करना इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। क्योंकि मैं सिर्फ सुबह को क्लास जाता था, क्लासेस में लेक्चर अटेंड करता था और वापस अपने रूम आकर खा पी के मस्त दोस्तों के साथ एंजॉय करके सो जाता था। पर बहुत ही जल्द मेरा वहम दूर होने वाला था, क्योंकि अभी जो मैं तुम्हें इस कहानी में आगे बताने वाला हूँ तुम्हें रियलाइज होगा कि मेरी कितनी बड़ी गलती थी वो। तो भाई इसी तरीके से मेरा कॉलेज लाइफ अमेजिंग चल रहा था। खाना पीना, क्लास जाना, घूमना और सो जाना। और इसी तरीके से मार्च 2017 आ गया, यानी कि मेरे कॉलेज के 1 साल कंप्लीट हो गया। और उस 1 साल में मैंने क्या उखाड़ा? कुछ भी नहीं। मैं बस एकेडमी में 8.3 से GPA लाया, यानी कि फर्स्ट ईयर के 2 सेमेस्टर एग्जाम में 8.3 से GPA, जो कि ठीक ठाक यानी कि अबव एवरेज स्कोर है। एकेडमिक वाइज बहुत ही अच्छा। चलो ठीक है, मैं कॉलेज गया, पढ़ाई किया, एकेडमी में स्कोर भी ले आया। बट इंजीनियरिंग इज नॉट अबाउट एकेडमिक। ये बात तुम्हें बहुत ही अच्छे से रियलाइज करनी होगी कि इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होता है। पर फर्स्ट ईयर तक मुझे इस बात की समझ ही नहीं थी। मुझे लगता था कि अगर मैं एकेडमी में अच्छे नंबर ला रहा हूँ देन 4 साल बाद मेरी बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट लग जाएगी। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि मैं अपने एकेडमिक स्कोर में फोकस नहीं कर रहा था, पर इस बात में ही बस एक प्रॉब्लम है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक स्कोर पे ही फोकस कर रहा था। और इसीलिए जब सेकेंड ईयर का टाइम आया तो मैं देखता हूँ कि मेरे ही बैच का एक लड़का था, वो ऑफ कैंपस यानी कि कॉलेज के बाहर एग्जाम देकर
इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्राई कर रहा था। स्टार्टिंग में मुझे लगा ठीक है यार, बहुत ही ज्यादा हीरो बनने का शौक है उसे, तो करने दो। पर बहुत ही जल्द एक न्यूज कॉलेज में वायरल होती है। सभी लोग इस बात को जानकर शॉक हो जाते हैं और सभी को पता चलता है कि मेरे बैच के आशीष नाम के एक लड़के का किसी बहुत ही अच्छे कंपनी में 30,000 रुपीज पर मंथ की इंटर्नशिप लग गई है, एंड दैट टू इन सेकेंड ईयर ओनली। मैं तुम्हें बता दूं कि 30,000 रुपीज ऐसी सैलरी होती है जो कि 4 साल तक ग्रेजुएट होने के बाद तुम्हें इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, टीसीएस, एक्सेंचर ऐसे कंपनीज देती है। और सेकेंड ईयर में किसी एक बच्चे को, एक ऐसा बंदा जो कि मेरे ही आसपास का था, वो बंदा भी सेम ही पढ़ाई कर रहा था जो कि मैं कर रहा था, उसे सिर्फ सेकेंड ईयर में ही सिर्फ 17 साल की एज में 30,000 रुपीज पर मंथ की इंटर्नशिप लग गई थी। यह बात जब मैं पहली बार सुना तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी। मैं सोचा कि मैं भी बहुत ही दिन रात पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे तो सारा थ्योरी याद है। मेरा ब्रांच था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इसके अलावा फर्स्ट ईयर में जब तुम अपने बीटेक कॉलेज में जाते हो, देन तुम्हारे ब्रांच के अलावा भी फर्स्ट ईयर में सभी ब्रांचेस की पढ़ाई होती है। यानी कि इवन इफ तुम इलेक्ट्रिकल के हो, तुम्हें सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। और मेरे स्कोर्स लगभग सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे थे, तो मुझे ये बात शॉकिंग लगी कि मैंने तो स्कोर भी इतना अच्छा किया है। और तुम्हें भी ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि आशीष, जिसकी 30,000 पर मंथ की इंटर्नशिप लग गई थी सिर्फ 17 साल की उम्र में सेकेंड ईयर में, उसकी सीजीपीए थी सिर्फ और सिर्फ 7.3, और वही मेरी सीजीपीए थी 8.2 से 8.4 के बीच। तो मुझे ये बात बहुत ही डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि मैं उससे इतना ज्यादा अच्छा सीजीपीए लाकर भी मुझे तो कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, पर उसे सिर्फ 7.3 सीजीपीए में कैसे इतनी अच्छी इंटर्नशिप मिल गई। मैंने अपना दिमाग लगाया और आशीष से धीरे धीरे दोस्ती करना शुरू किया। और आशीष से बात करने के बाद मुझे ये पता चला कि आशीष ने अपने एकेडमी पे इतना ध्यान ही नहीं दिया था, बल्कि वो अपने 12th क्लास से ही सिर्फ और सिर्फ कोडिंग पे फोकस कर रहा था। अपने कोडिंग के और अपने थ्योरेटिकल नॉलेज के अलावा उसे ढेर सारा प्रैक्टिकल नॉलेज था। यानी कि वो खुद का ढेर सारा सेल्फ प्रोजेक्ट्स करता था, अपने कॉन्वर्सेशन या फिर अपने सोशल स्किल्स पे ध्यान देता था। अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो 2 साल पहले से ही करना शुरू कर दिया था, और उसे ढेर सारा हैंड्स ऑन सेल्फ प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस था। यानी कि वो गूगल पे, यूट्यूब पे, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज जो भी उसकी एक्सपर्टी थी, उस टाइम पे उसकी एक्सपर्टी जावा में थी, तो सिंपली वो गूगल पे सर्च करता प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन जावा। अब गूगल रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग जो भी प्रोजेक्ट उसे फैसिनेटिंग लगता था, उस प्रोजेक्ट को अपनी खुद की ग्रोथ के लिए इंप्लीमेंट करना शुरू कर देता था। और इस तरीके से 2 साल में उसके पास ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हो चुके थे। और इसीलिए जब वो सेकेंड ईयर में अपने इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई करने को गया, तो उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो थे ही, पर थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी थे, तो उसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया ओवर अ 3rd और 4th ईयर स्टूडेंट। इस इंसिडेंट के बाद मेरी आंख खुल चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि यार हर महीने मुझे पॉकेट मनी के लिए घर में पापा से रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि इस महीने इतने पैसे चाहिए, उस महीने इतने पैसे चाहिए, और गलती से किसी फ्रेंड का बर्थडे हो जाए, उस महीने तो गिफ्ट देने में सारा पॉकेट मनी ही चला जाता था। तो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था अब मैं भी तैयारी करूंगा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए। मुझे भी एक ऐसी ही इंटर्नशिप चाहिए जहाँ पे 30,000 तो नहीं, एटलीस्ट 10-20 हजार रुपए भी तो मिल जाए, जिसमें आराम से गुजारा हो जाएगा। वहीं जहाँ पर मेरी मंथली पॉकेट मनी सिर्फ 2 से 3 हजार रुपए की थी। और फिर क्या था, सेकेंड ईयर से मैं लग गया, पर एट द एंड मैंने एक और गलती कर दी। जबकि मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच का था, कोडिंग के मेरे अब क्लासेस भी होने बंद हो गए थे। मेरे ढेर सारे फ्रेंड्स थे जो कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच में थे, और मेरे खुद के 3 रूममेट भी थे जो कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच से बिलोंग करते थे। वो तीनों कंप्यूटर साइंस में बहुत ही अच्छे थे। मैं अक्सर उनसे हेल्प लिया करता था, जो कि मेरे थियोरेटिकल नॉलेज को इंप्रूव करने में बहुत ही हेल्प किया, और मैं आज भी उनका थैंकफुल हूँ। और फाइनली सेकेंड ईयर के एंड आते आते आई वॉज फाइनली रेडी कि जब मैं अपने नॉलेज के बेसिस पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई कर सकता था, और मैंने अप्लाई करना शुरू किया। और इसी बीच हमारे कॉलेज में एक कंपनी आती है जो कि सेकेंड और थर्ड ईयर के बच्चों को इंटर्नशिप ऑफर कर रही थी। मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वो 6 महीने की इंटर्नशिप थी और उसमें 18,000 रुपए की स्टाइपेंड मिल रही थी। मैंने बहुत सारे अरमान और सपने देख लिए थे कि महीने का 18,000 रुपए मिलेगा 6 महीने तक कॉलेज लाइफ में। उसमें से ढेर सारे पैसे मैं सेव कर लूंगा, कुछ पैसों से ट्रिप पे चला जाऊंगा, कुछ पैसों से मेस का खाना खाना बंद कर दूंगा। इंटर्नशिप जब आई और उसका पहला राउंड हुआ तो वो था एप्टीट्यूड और रीजनिंग, जिसको मैंने बड़े ही इजीली क्लियर कर लिया। क्योंकि जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एप्टीट्यूड और रीजनिंग की राउंड होती है तो उसकी कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई नहीं होती है। इवन इफ तुम 35 to 40% में क्लियर कर लेते हो, देन तुम्हारा फर्स्ट लेवल क्लियर हो जाता है। और इसी के साथ मैंने अपना पहला राउंड क्लियर कर लिया, और अब बारी थी दूसरे राउंड की, जो कि मुझे सबसे स्केरी लगता था, यानी कि कोडिंग राउंड। हम सबको एक कोडिंग क्वेश्चन दिया गया था, जिसके ढेर सारे टेस्ट केसेस थे। आई थिंक शायद 15 या 18 टेस्ट केसेस थे। उन सभी टेस्ट केसेस को पास करवाना था, और एटलीस्ट अगर तुम 18 में से 12 या 13 टेस्ट केसेस भी पास करवा देते हो, देन तुम्हारा सेकेंड राउंड भी क्लियर होना तय था। इस राउंड से मेरी बहुत फट रही थी, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच का स्टूडेंट था जो कि एक कंप्यूटर साइंस के इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए बैठा हुआ था। बट थैंकफुली जैसे ही मैं अपने कोड को सबमिट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि 18 में से 15 टेस्ट केसेस मेरा पास हो चुका है। मैं
मैं बहुत ही खुश था क्योंकि इसके बाद अब फाइनल राउंड थी, यानी कि इंटरव्यू राउंड। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि इंटरव्यू राउंड को तो मैं क्लियर कर ही लूंगा, क्योंकि मैंने सुना था कि सिर्फ कोडिंग राउंड ही इंपॉर्टेंट होती है। और मेरा ये सोचना बहुत ही ऑब्वियस था, क्योंकि एक कंपनी अगर तुम्हारे कॉलेज आ रही है तुम्हारे टेक्निकल स्किल के बेसिस पे तो जज करेगी। अगर तुम्हारा टेक्निकल स्किल अच्छा हो गया, तुमने कोडिंग राउंड को क्लियर कर लिया, अपना IQ राउंड को भी क्लियर कर लिया, देन अब कुछ बचा ही नहीं। इंटरव्यू राउंड में बस तुम्हारे साथ पैसे डिस्कशन करेगी, कब ज्वाइन कर सकते हो ये पूछेगी, और तुम्हारी जॉब पक्की। मैं बहुत ही खुश होकर अपने रूम पे आया, सभी दोस्तों को बताया कि मेरी इंटर्नशिप ऑलमोस्ट लग चुकी है, और नेक्स्ट डे था मेरा इंटरव्यू राउंड। मैं बहुत ही तैयार और नर्वस होकर जाता हूँ अपने इंटरव्यू राउंड के लिए। इंटरव्यू देता हूँ, जो क्वेश्चन मेरे से पूछे जाते हैं उसके टूटे फूटे आंसर्स देता हूँ, क्योंकि वो मेरे लाइफ का पहला इंटरव्यू था। मेरा हाथ, बॉडी, पैर सब कुछ कांप रहा था। मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या होगा, पर मैं श्योर था कि मेरी जॉब तो पक्की है, क्योंकि मैंने टेक्निकल राउंड को क्लियर कर लिया है। और घर आ जाता हूँ ये सोच, ठीक है चलो खैर जो भी हुआ, अब बस जॉब लेटर आना बाकी है। उसी दिन शाम को लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आती है जिसका इंटर्नशिप में सिलेक्शन हो गया। पूरे लिस्ट को मैंने एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, कई बार देखा, पर उस पूरे लिस्ट में मेरा नाम कहीं भी नहीं था। मुझे इंटर्नशिप से रिजेक्ट कर दिया था, इवन आफ्टर क्लियरिंग द टेक्निकल एंड IQ राउंड। मुझे इस बात पे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मुझे कैसे रिजेक्ट कर दिया। मैं टीचर से कनेक्ट करता हूँ तो मुझे एट द एंड पता चलता है मुझे इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा खराब थी। भले ही मैं कोडिंग में अच्छा हो गया था उस टाइम तक, बट मैंने जो अपना रेज्यूमे बनाया था वो बहुत ही गंदे फॉर्मेट में था। भले ही मैंने अपना टेक्निकल और थ्योरेटिकल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर लिया था, भले ही मेरी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव हो गई थी, पर जब मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था कि तुम्हारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है कि नहीं, यानी कि तुम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम किए हो या नहीं, मैंने साफ साफ बोल दिया था कि मैंने आज तक किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, क्योंकि मैंने सच में नहीं किया था। और ये उनके लिए वो होता सबसे बड़ा टर्न ऑफ, क्योंकि इंटर्नशिप के लिए या फिर जॉब्स के लिए वो वैसे इंसान को ढूंढते हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट के लिए थोड़ा सा रेडी हो, जिसने ऑलरेडी थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स करके रखे हो। मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिलती है? मैंने जो गलती किया वो गलती तुम्हें नहीं करना है। गलती नंबर 1, अपने रेज्यूमे को बहुत ही अच्छे और अमेजिंग तरीके से बनाओ। मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट वेट करते हैं कि वो कॉलेज के 3rd या 4th ईयर में जाएंगे तब अपना रेज्यूमे बनाना शुरू करेंगे, जबकि रियलिटी में तुम्हें तुम्हारा रेज्यूमे 1st ईयर के एंड से ही बना लेना चाहिए। और जैसे जैसे लाइफ में तुम चीजें अचीव करते जाओगे या फिर कुछ भी करते जाओगे, उसके अकॉर्डिंग अपने रेज्यूमे को अपडेट करते रहना चाहिए। लेट्स से तुम्हें कोई अवार्ड मिला, तुरंत जाओ अपने रेज्यूमे को अपडेट करो। लेट्स से तुमने कोई प्रोजेक्ट किया और वो अप्रूव हो गई, तुरंत जाओ अपने रेज्यूमे को अपडेट करो। इस तरीके से तुम्हारा रेज्यूमे हमेशा अप टू डेट रहता है। और इस बात की आदत डाल लो कि 1st ईयर के एंड से ही अच्छी रेज्यूमे बिल्डिंग पे फोकस करना है, क्योंकि जो भी फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारा एक रिक्रूटर के पास जाता है वो होता है तुम्हारा रेज्यूमे। प्रॉपर फॉर्मेट के बारे में रिसर्च करो, अच्छे टीचर्स, अपने कॉलेज के अच्छे फैकल्टीज से अपने रेज्यूमे रिव्यू करवाओ, तब जाके फाइनली एक रेज्यूमे का प्रॉपर फॉर्मेट डिसाइड करो और उसको हमेशा साथ रखो। सेकंड गलती जो मैंने की, जब 2nd ईयर में मेरा उस इंटर्नशिप से रिजेक्शन हो गया, उसके बाद मुझे कोई इंटर्नशिप नहीं मिली। मुझे इंटर्नशिप मिली डायरेक्टली 3rd ईयर के 2nd सेमेस्टर खत्म होने के भी बाद, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं नेटवर्किंग बहुत ही कम था। मैं सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंडेंट था कि कॉलेज में जब कोई कंपनी आएगी मैं उसी कंपनी में अप्लाई कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे खुद के कोई नेटवर्क ही नहीं थे। मार्केट में मेरे किसी के साथ कनेक्शन ही नहीं था, ना ही मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल थी जिसके थ्रू मैं लोगों से बात कर सकूं, अप्रोच कर सकूं और उनके थ्रू अपने इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज का पता कर सकूं। तो लैक ऑफ नेटवर्किंग एक बहुत ही बड़ा रीजन बना मेरे बहुत टाइम तक इंटर्नशिप ना मिलने का। पर थैंकफुली 3rd ईयर के सेकंड हाफ खत्म होने तक मैंने अपनी नेटवर्किंग बहुत ही अच्छी बना ली थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली मुझे ढेर सारे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिल गए। जब मैं 4th ईयर में आया था, मेरी फुल टाइम जॉब की ज्वाइनिंग 2020 दिसंबर में हुई थी और मेरा कॉलेज मार्च 2020 में खत्म हो चुका था। हो सकता था कि उस 8 महीने के लिए मैं जॉबलेस रहता, पर मेरी नेटवर्किंग उस टाइम तक इतनी अच्छी हो चुकी थी कि मेरे पास 3-4 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज थी। उनमें से ही एक था मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का इंटर्नशिप, जो कि एक स्टार्टअप mypustak.com के लिए था। मैंने उस स्टार्टअप के लिए एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड किया था उस वक्त, और आज उस एप्लीकेशन के 2 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। उनके वेबसाइट पे 1 लाख से भी ज्यादा मंथली विजिटर्स हैं, जिसमें मेरा कंट्रीब्यूशन था डेवलपमेंट में। और मुझे वो इतनी अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिल पाई क्योंकि उस टाइम तक मैंने बहुत ही अच्छी नेटवर्किंग बना ली थी। सो नेटवर्किंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज। मेरे ये लिंक्डइन वाली वीडियो देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बताया कि कैसे तुम अपने नेटवर्क को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। थर्ड, जो कि बहुत ही सिंपल रीजन तुम्हें भी समझ आ गया था, मेरे रिजेक्शन का ये था कि मेरा लैक ऑफ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट था। मैंने थ्योरेटिकल नॉलेज
नॉलेज बहुत इंप्रूव कर ली थी, मैंने कोडिंग को बहुत ही अमेजिंग तरीके से प्रैक्टिस कर लिया था, बट मेरा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे एक्सपीरियंस ही नहीं था। मैंने हैंड्स ऑन लाइफ प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस किया ही नहीं था आशीष की तरह, जो कि पिछले 2 साल से सिर्फ और सिर्फ गूगल पे प्रोजेक्ट को सर्च करता और उनको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करता। हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट तुम्हारे किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए, अब भले ही वो इंटर्नशिप हो या फिर कॉलेज के बाद जॉब हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ जॉब में नहीं, हर जगह काम आएगी। तुम्हारे इंटर्नशिप में, तुम्हारे रियल लाइफ में, तुम्हारे पर्सनल लाइफ में और कई सारे चीजों में। उस इंसिडेंट के बाद मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करने में। मैंने क्लब्स ज्वाइन किए, क्लब्स की एक्टिविटीज की, स्टेज पे परफॉर्म किया और ढेर सारा कुछ। और उसी का नतीजा है कि आज मैं तुम सबके सामने बैठकर यूट्यूब कर पा रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हारे लाइफ में कभी वेस्ट नहीं जाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स के अगर तुम भले ही कोडिंग में थोड़े से खराब हो, पर तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अमेजिंग है, देन यू विल हैव द हायर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड ओवर अ पर्सन जिसकी टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी है पर उसका कम्युनिकेशन स्किल्स खराब है। और अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसका टेक्निकल प्लस कम्युनिकेशन दोनों ही अमेजिंग है, देन तुम्हें उस इंटर्नशिप को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। इन सभी पॉइंटर्स को ध्यान रखना। आई एम श्योर तुम्हें ये सारे पॉइंटर्स एक अच्छी जॉब और एक अच्छी इंटर्नशिप लेने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हारी इंजीनियरिंग लाइफ को बहुत ही अमेजिंग बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें और किस बारे में हेल्पफुल वीडियो चाहिए, क्या जानना है तुम्हें इंजीनियरिंग लाइफ के बारे में। और इस वीडियो को शेयर करना ताकि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्त का भी इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट लग जाए।